तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। वह क्रिया जिसमें परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। हमने कहा वह अपक्रिया जिसमें परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। इसमें परमाणु का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे हमने आपको देखिए यहाँ कार्बन दिया है, यहाँ ऑक्सीजन। कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लिया कैसे? तो गाइस हम आपको दिखा रहे हैं कि परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लिया कैसे। तो गाइस यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो है गाइस। जब इसने संयोग किया तो कार्बन के बाह्यतम कोश में आप जानते हो 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। और जब कोई पदार्थ अपक्रिया करता है तो उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। अष्टक पूरा करने के लिए, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपक्रिया करती है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? 8 पूरा करने के लिए बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2। ये क्या करेगा? ये बंदा 2 इससे ले लेगा, इसका 8, ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया, 2 इससे ले लेगा, इसका भी 8 पूरा हो गया। अब इसने 2 इसको दिया है, इससे 2 लेगा, और इसने 2 इसको दिया, इससे लेगा। तो ये बन जाएगा एक प्रकार का 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया, अंतिम कोश में 8 इसके पास भी हो गया, और 8 इसके पास भी हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने अष्टक बना लिया। जब अष्टक बना लिया तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लिया या नहीं लिया? वह अपक्रिया जिसमें परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, वह अपक्रिया जिसमें परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। आई मीन्स केमिकल रिएक्शन। उसी प्रकार जब NaHCl से अपक्रिया करता है तो NaCl बनाता है। अब NaCl में कैसे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लिया? Na के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 2, 8, 7। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये दान कर देता है। तो इसके बाद बचता है 2, 8, और इसके बाद बचता है 2, 2, 8, 8। तो ये दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इसने बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लिया। तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेने के कारण ये रासायनिक अपक्रिया है। ठीक, तो गाइज हमने आपको परिभाषा बताया कि वह अपक्रिया जिसमें परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है रासायनिक अपक्रिया कहलाता है, और इसमें परमाणु का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। देखिए गाइज, यहाँ आपका कार्बन था, यहाँ कार्बन का ही यौगिक बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब इस परमाणु का स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ, ना इस परमाणु का स्वरूप परिवर्तित हुआ, ना इस परमाणु का स्वरूप परिवर्तित हुआ। तो इसी प्रकार इस प्रकार के अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो गाइज हम आगे बात करेंगे नोट बी 2 पॉइंट, रासायनिक समीकरण। अभी आपने रासायनिक अपक्रिया देखा, उसी रासायनिक अपक्रिया के देखिए, रासायनिक अपक्रिया में तीर के दोनों तरफ परमाणु लिखे हैं, परमाणु या यौगिक दोनों तरफ लिखा है। तो तीर के दोनों तरफ परमाणु लिखा है। तो रासायनिक अपक्रिया में हम बात करेंगे तो अभी हमने रासायनिक अपक्रिया पढ़ा, हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका योगात्मक अपक्रिया हो गया। योगात्मक अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया भी कह सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। यानी पहला आपका योगात्मक अपक्रिया, जिसे हम संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं, इसलिए हमने लिखा क्या है? योगात्मक अपक्रिया या
संयोजन अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया आपकी विस्थापन अपक्रिया है, जिसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हैं गाइज, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तीसरा है उत्क्रमणीय अपक्रिया और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। इसमें दो अपक्रियाएं हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो गाइज उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो अपक्रियाएं हैं, इसलिए बीच में और लगा है। आगे अगला है अपघटन अपक्रिया तथा वियोजन अपक्रिया। इसमें भी दो अपक्रियाएं हैं, अपघटन और वियोजन। ये एक दूसरे की विपरीत अपक्रियाएं होती हैं। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अपघटन वियोजन ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें भी टूटता है, इसमें भी टूटता है, परंतु ये जुड़ता नहीं है, दोबारा जुड़ जाता है। अगला है उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी, यानी इंडोथेर्मिक और एक्सोथेर्मिक, ये दो अपक्रियाएं हैं। इसमें ये भी उल्टा एक दूसरे के हैं। अब अगला है अपचयन अपक्रिया, जिसे हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। अपचयन या ऑक्सीकरण और उपचयन या ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, इतनी रासायनिक अपक्रियाएं आपकी होती है, जिसका विवरण हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। चल रहे हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की ओर। तो गाइस अब हम चलते हैं रासायनिक अपक्रिया के पहले प्रकार पर, देखते हैं। पहला आपका है योगात्मक अपक्रिया, जिसे हम संयोजन अपक्रिया, योग अपक्रिया, संकलन अपक्रिया, चाहे जिस नाम से पुकारें। तो होता क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ चाहे परमाणु रूप में हो, चाहे और रूप में हो, चाहे यौगिक रूप में हो, ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते, एक ही उत्पाद बनाएं। योगात्मक अपक्रिया, चाहे योग अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहलाता है। यानी इसमें देखिए उदाहरण में आपका सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया तो बना सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ ने रासायनिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण किया। तो इस प्रकार की अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। अगर आप घर को पुताई करते हैं तो आप कली चूना लेके आते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaO। क्या होता है गाइज? CaO होता है। और उसको जब जल में घोलते हैं तो वो बुझा हुआ चूना बनता है, और उसके साथ कोई उत्पाद बनता है? नहीं बनता। तो दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग करके जब एकल उत्पाद बनाए, एकल माने एक उत्पाद बनाते हैं, एकल सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। गाइज इसकी एक पहचान होती निश्चित कि इसके अभिकारक की तरफ दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, उत्पाद की तरफ केवल एक ही पदार्थ होगा। तो गाइज योगात्मक अपक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। योगात्मक अपक्रिया में क्या होता है, अभिकारक, मैंने बताया कि अभिकारक की ओर दो या दो से अधिक परमाणु यौगिक होंगे, यौगिक परमाणु यही पदार्थ होंगे, और उत्पाद की तरफ एक ही पदार्थ होगा। तो आप जान जाइए कि योगात्मक अपक्रिया ही है। योगात्मक मतलब होता है जोड़, मतलब जुड़कर एक ही उत्पाद बना दे। तो वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ चाहे परमाणु रूप में हो, चाहे अणु रूप में हो, चाहे यौगिक रूप में हो, परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अपक्रिया, योग अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहलाता है। गाइज ये आपका हो गया योगात्मक अपक्रिया विद उदाहरण। तो अब चलते हैं हम अगले का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसको हम विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चाहे आप कहिए प्रतिस्थापन अपक्रिया और चाहे आप कहिए विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु के स्थान पर, जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु के स्थान पर कोई दूसरे यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है। गाइज जैसे ये आपका यौगिक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी यौगिक है। हमने कहा किसी यौगिक के अणु के परमाणु के स्थान पर किसी दूसरे यौगिक के अणु का परमाणु आ जाता है। गाइस देखिए, ये देखिए आ जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है।
जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और बनाता क्या है, जिंक सल्फेट। और ये हो गया आपका। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में मिलाते हैं, संपर्क कराते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम जो है सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर को विस्थापित कर देता है, जिससे पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन बनता है और सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है गाइज। तो इस हम परिभाषा को फिर से एक बार कर बता दे रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के, कोई यौगिक हो उसका एक अणु है कि परमाणु के स्थान पर, एक परमाणु के स्थान पर किसी दूसरे यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है। यानी इस Ag के स्थान पर कौन आ गया, Ag सिल्वर नाइट्रेट का है, एक यौगिक है, यौगिक का एक अणु है और Ag उसका परमाणु है, ठीक। और पोटेशियम क्लोराइड एक यौगिक है, पोटेशियम उसका परमाणु है। तो पोटेशियम द्वारा सिल्वर का विस्थापन हो रहा है यहाँ पे गाइज, और यहाँ पर जिंक द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो गाइज अभी आपने पढ़ा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ये पहला आपका हो गया एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आपने भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा। इसके बाद दूसरा नंबर होता है द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं उभयापघटन अभिक्रिया। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया या उभयापघटन अभिक्रिया। एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह का किसी दूसरे परमाणु द्वारा, वहां दूसरा यौगिक नहीं होता, दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन होता है। लेकिन द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया में दोनों यौगिक होते हैं, दोनों यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह का अदला बदली हो जाता है गाइस। तो हम एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले देखते हैं, क्योंकि सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एकल अगर आप समझ जाएंगे तो आप द्विविस्थापन अभिक्रिया आसानी से समझ जाएंगे। गाइज एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब किसी यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर, जब किसी यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है गाइस। देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण बता दें कि ये आपका यौगिक है, ये यौगिक का अणु है यौगिक का अणु, और यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु, यानी मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पर यहाँ एक परमाणु है और दूसरा यौगिक है। तो किसी यौगिक के अणु के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर जब कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, तो उसे एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी मैग्नीशियम को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो मैग्नीशियम के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है, बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस के रूप में। दूसरा उदाहरण से हम देखेंगे, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की छड़ को डालते हैं, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की छड़ को डालते हैं तो लोहा जो होता है, ये आयरन, आपका आयरन की छड़ या आयरन का बुरादा कुछ भी डालिए, तो लोहा जो है कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक यौगिक है, एक परमाणु है, यानी जब प्रतिस्थापन हो रहा है तो आप देखेंगे कि क्या दोनों यौगिक है
या एक यौगिक है, ये एक परमाणु है। तो हम देख रहे हैं एक यौगिक है, एक परमाणु है। जब एक यौगिक एक परमाणु होता है तो वहां एकल विस्थापन अपक्रिया होती है। तो यहां देखिए Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और बनाया क्या, फेरस सल्फेट बनाया और कॉपर को मुक्त कर दिया। वैसे इसमें देखिए लेड जब कॉपर क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड से अपक्रिया करता है, क्यूप्रिक क्लोराइड से अपक्रिया करता है तो लेड क्लोराइड बनाता है, क्योंकि लेड जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक। तो लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर मुक्त करता है ठोस के रूप में। तो ये एकल प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इसकी एक पहचान होती है कि इसमें अगर आप देख रहे हो प्रतिस्थापन हो रहा है तो देखोगे कि क्या दोनों यौगिक हैं। अगर दोनों यौगिक हैं तो एकल प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं होगी। अगर एक परमाणु और एक यौगिक है तो एकल प्रतिस्थापन अपक्रिया, जाहिर सी बात है एकल प्रतिस्थापन अपक्रिया ही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, द्विविस्थापन अपक्रिया की ओर। तो गाइज हम चलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया की ओर। वह अपक्रिया जिसमें आयनों या घटकों की अदला बदली होती है, आयनों या घटकों की अदला बदली होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया या उभया अपघटन अपक्रिया कहलाता है। चाहे द्विविस्थापन अपक्रिया कहिए और चाहे उभया अपघटन अपक्रिया कहिए गाइज। तो वह अपक्रिया जिसमें आयनों या घटकों की अदला बदली होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया या उभया अपघटन अपक्रिया कहलाता है। तो गाइज अब हम चलते हैं उदाहरण की ओर। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को जब पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डालते हैं तो होता क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर Ag धनायन में टूटता है और NO3 ऋणायन में टूटता है और प्लस K धनायन में टूटता है और प्लस Cl ऋणायन में टूटता है। ये पोटेशियम जो है NO की तरफ हो जाता है और सिल्वर क्लोरीन की तरफ हो जाता है। तो आयनों की अदला बदली हुई कि नहीं, इसका आयन पोटेशियम के पास चला गया, सिल्वर का आयन पोटेशियम के पास और पोटेशियम का आयन सिल्वर के पास चला गया और बनाया क्या, AgCl बनाया और पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया। तो गाइज इसमें आयनों की अदला बदली हुई कि नहीं हुई। जब अपक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया या उभया अपघटन अपक्रिया कहते हैं गाइज। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। तो यहां पर देखिए एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया गया है। जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो ये बनता है CH3COO ऋणायन प्लस H धनायन प्लस Na धनायन प्लस OH ऋणायन, ये इसमें टूटता है। तो आयनों की अदला बदली होनी है तो ये जो CH3COOH है ये ऋणायन धनायन की तरफ आकर्षित हो जाएगा और ये जो H है ये OH की तरफ आकर्षित हो जाएगा। हुआ ना आयनों की अदला बदली, और बनाता क्या है, सोडियम एसीटेट और जल बनाता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ दोनों यौगिक हैं, देख लीजिए भाई, दोनों में दोनों यौगिक हैं। अगर दोनों यौगिक हों और प्रतिस्थापन अपक्रिया हो तो उस प्रकार की प्रतिस्थापन अपक्रिया द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया या उभया अपघटन अपक्रिया कहलाता है। अब चलते हैं गाइज आगे की ओर। अब गाइज हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो गाइज इस अपक्रिया की खास बात है कि यह अपक्रिया समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। यानी अगर कोई पदार्थ हमने मिलाया है तो दूसरा पदार्थ देगा, लेकिन पुनः वही पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो वह अपक्रिया जो समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। जैसे PCl3 PCl5 को मैंने गर्म किया, PCl3 बन गया और पुनः अभिकारक हटा लिया, PCl5 बन गया। आयरन को मैंने जल में डाला तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बना। इसको ये छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, पुनः आपको आयरन और जल प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी एक पहचान होती है उत्क्रमणीय अपक्रिया की, उत्क्रमणीय अपक्रिया की एक पहचान होती है कि इसके बीच में दोनों तरफ तीर लगे होते हैं।
ऊपर भी तीर लगा होता है एक साइड की तरफ, नीचे भी तीर लगा होता है। ऊपर के अपक्रिया को बोलते हैं FR फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे के अपक्रिया को बोलते हैं BR बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक गाइज, तो आगे देखिए, जब हाइड्रोजन गैस आयोडीन से अपक्रिया करता है तो हाइड्रो आयोडाइड बनाता है। इसको कुछ समय के लिए अगर छोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड पुनः हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या होता है, विघटित हो जाता है। ये आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। समान परिस्थिति देखी जाए, समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में गति करता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं गाइज। तो इस प्रकार जब आप चिन्ह कहीं देखो तो आप जान जाइएगा कि ये एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अपक्रिया का ही प्रतीक है, सिंबल है। पूछा भी जाता है क्वेश्चन में देखे कि सिंबल दे दिया जाएगा, ये प्रतीक, ये चिन्ह किस अपक्रिया का है, तो आप बता दोगे। अगर आप पढ़े रहोगे ध्यान से तो आप बता सकते हो कि उत्क्रमणीय अपक्रिया का है। अगर तीर बाएं से दाएं की ओर जा रही है, तीर का जो मुख है बाएं से दाएं है, तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और दाएं से अगर बाएं है तो वो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम अब बात करेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। बिल्कुल उसका उल्टा, बिल्कुल उसका उल्टा, वह अपक्रिया जो एक ही दिशा में पूर्ण हो जाती है, वह अपक्रिया जो एक ही दिशा में पूर्ण हो जाती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। जैसे हम अगर सोडियम को जल में डालते हैं तो विस्फोट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये अपक्रिया पुनः अपनी दिशा में वापस नहीं आता है। SnCl2 में जब FeCl3 डालते हैं तो स्टैनिक क्लोराइड बनता है और फेरस क्लोराइड बनता है। ये भी अपक्रिया अपनी दिशा में वापस नहीं आती है। यानी जब एक ही ओर तीर लगा रहेगा तो सभी अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ही होंगी, क्योंकि वो एक ही दिशा में संपन्न हो जाती हैं। और जो अपक्रिया एक ही दिशा में संपन्न हो जाती है उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं गाइज, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइज अब घटन अपक्रिया होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, नहीं एक ही दिशा में चलता है। तो वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक द्वारा, बाह्य कारक क्या होगा, उष्मा, प्रकाश, विद्युत, बाह्य कारक द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अपक्रिया कहलाता है। यानी वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, गर्म किया, इसका मतलब क्या दिया मैंने, ताप दिया, गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। लेकिन यह अपक्रिया पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। तो अपघटन अपक्रिया पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, यानी एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। जब हम बुझे हुए चूर्ण, जब हम व्यंजक चूर्ण को यानी बेकिंग सोडा को, व्यंजक चूर्ण नहीं सॉरी गाइस, बेकिंग सोडा को हल्का गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये भी एक अपघटन अपक्रिया है। ठीक, वह अपक्रिया आप ऐसा भी कह सकते हो, वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, बाह्य कारक हटा लेने पर पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आता है, अपघटन अपक्रिया कहलाता है। अगर पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म कर दें और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन गया, अब इसको हटा भी देंगे तब भी ये यही बना रहेगा, अपनी अवस्था में पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आएगा, तो अपघटन अपक्रिया कहलाता है। अब चलते हैं गाइज वियोजन अपक्रिया की ओर। वियोजन अपक्रिया, तो ये अपक्रिया जो है वह उत्क्रमणीय अपक्रिया, एक प्रकार की उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। तो वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक द्वारा, उष्मा, विद्युत, ताप द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल में वियोजित हो जाते हैं। वियोजित और विभाजित में बहुत अंतर है। जो चीज विभाजित होती है पुनः नहीं जुड़ती है, और जो चीज वियोजित होती है वो पुनः जुड़ जाती है। जैसे जल को हम 2 गिलास में लेंगे,
अगर पुनः एक गिलास में करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से जल अलग अलग था। लेकिन अगर किसी पदार्थ को विभाजित कर देंगे और पुनः जोड़ेंगे तो पता लग जाएगा कि ये पदार्थ कहाँ से टूटा था। तो वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। इसे दूसरे प्रकार से आप कैसे लिख सकते हो, ये भी देख लीजिए। वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारक द्वारा दो या दो से सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं और बाह्य कारक हटा लेने पर पुनः अपनी अवस्था में वापस चले आते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। जो हमने ये परिभाषा बताई वो केवल इतने अंतर है कि इसमें उत्क्रमणीय लगा दिया गया है और उसमें उत्क्रमणीय बताया जा रहा है। तो गाइस देखिए, PCl5 को मैंने क्या किया, गर्म किया, और जब गर्म किया तो PCl3 बना और Cl2 बना। यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम गर्म करेंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक, और ये बाह्य कारक हम हटा लें, हम जिससे गर्म कर रहे हैं उसको हटा लें, तो ये PCl3 और Cl2 अपक्रिया करके पुनः PCl5 बना लेगा, बैक रिएक्शन होगा। ठीक, H2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु को अगर हम गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा, आयोडीन गैस मिलेगा। लेकिन अगर हम इस बाह्य कारक को हटा लें तो पुनः हमें हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा गाइज। ये हो गया उष्मीय अपघटन। क्या हो गया दोनों, उष्मीय वियोजन। अगर NH4Cl को जल में घोल दिया जाए, जल अपघटन कराया जाए तो NH4+Cl- मिलता है, लेकिन जल को अगर हटा देते हैं तो पुनः NH4Cl मिल जाता है। तो ये प्रकार की वियोजन अपक्रिया है। तो गाइज आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्या, मैंने आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार बताए हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊर्जा निर्मुक्त मतलब जैसे हम चाय बनाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तो चाय बनाते हैं तो चाय को ऊष्मा देना पड़ता है तब चाय बनता है। लेकिन कभी चूना ले आइए आप, कली चूना जिसे पोता जाता है, अगर उसको हम जल में डाल देते हैं तो जल स्वयं गर्म हो जाता है। तो वो ऊष्माक्षेपी है, वो ऊष्मा का क्षेपण करता है, ऊष्मा को निर्मुक्त करता है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम क्रिया कराते हैं तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराएंगे जल बनेगा, और जल बनने के साथ साथ इसको गर्म नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये स्वयं ऊष्मा निर्मुक्त करता है। 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त करता है। ठीक है, अगर हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त करता है। ठीक है, हम कुछ भोजन करते हैं, हम भोजन को करते हैं ना, जब भोजन को करते हैं तो क्या भोजन के साथ साथ ऊर्जा भी लेते हैं, ऊर्जा भी खाते हैं? नहीं। जब भोजन करते हैं तो उसमें उपस्थित ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आकर अवघटित ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ऑक्सीकृत होने के तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल का निर्माण करता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त करता है गाइज, यानी ऊर्जा देता है हमें। तो ऐसी अपक्रिया जो जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है गाइज। इसको बोलते हैं इकोथेर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इकोथेर्मिक रिएक्शन या इसकोथेर्मिक रिएक्शन। हम चलेंगे ऊष्माशोषी की ओर गाइज, तो आपको बताते हैं। तो गाइज ऊष्माशोषी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। अभी आपने निर्मुक्त पढ़ा, निर्मुक्त माने छोड़ना, जो ऊर्जा छोड़ती है ऊर्जा मुक्त करती है और इसमें ऊर्जा लेती है। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करती है तो उसे 22 किलो कैलोरी ऊष्मा देना पड़ता है, हमें गर्म करना पड़ता है गाइस, तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है हमारा। PCl5 को अगर हमें विभाजित करना है तो इसको भी ऊष्मा देना पड़ेगा गाइस। ठीक है, कार्बन जब जल से क्रिया करता है तो वाटर गैस बनाता है, इसको वाटर गैस कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, इसको भी ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इस प्रकार जिसको ऊर्जा हमें उष्मा देनी पड़े, गर्म करना पड़े, तो उसको बोलते हैं उष्मा अवशोषित कर रहा है। इसका मतलब वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट तो हम देखेंगे उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी के बारे में कुछ निर्देश। तो देखेंगे पहले, यदि उत्पाद की ओर प्लस हो, यदि उत्पाद की ओर उष्मा प्लस में है तो उष्मा क्षेपी। आपको हमने बताया अगर उत्पाद की ओर उष्मा प्लस में है तो उष्मा क्षेपी होगा, और यदि उत्पाद की ओर उष्मा माइनस में है तो उष्मा शोषी होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, पहचान जाओगे तुरंत। यदि उत्पाद की ओर, प्रोडक्ट की ओर, यानी तीर के दाहिने साइड में उष्मा प्लस में है तो उष्मा क्षेपी, और उष्मा माइनस में है तो